नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब तफसील से रुख करेंगे अहम खबरों का। और श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में एलजी प्रशासन पर हमला बोला है। शहीदों के मजार पर जाने की अनुमति न दिए जाने पर उमर अब्दुल्ला ने अपने घर से पैदल मार्च निकाला। बाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर 1931 में शहीद हुए लोग किसी दूसरे धर्म के होते तो एलजी सुबह से ही वहां मौजूद होते। ये केवल सांप्रदायिक मानसिकता है। नहीं था जहन में कि ये मुझे यहां दफ्तर आने देंगे। मैंने सोचा ये मेरे गाड़ियां बंद करेंगे, मैं खुद ब खुद चुप हो जाऊंगा। जहां मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि मुझे अपने दफ्तर में इस तरह प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी जा रही। जहां पहले मेरे घर के गेट पे 3-3, 4-4, 5-5 लोग होते थे गेट की रखवाली करने के लिए, एक एक करके उन्होंने एक ही बंदा वहां छोड़ा। मैंने जब देखा कि उसका ध्यान कहीं और था, मैंने जब देखा कि वो गेट के तरफ उसकी नजर थी नहीं, मैंने गेट का कुंडा उठाया और मैं फरार हुआ। अब अगर इन्होंने ये मेरे ऊपर मेहरबानी नहीं की होती, अगर कायदे के तहत इन्होंने वही 5-7 लोग रखे होते, तो अगर एक का ध्यान इधर होता कहीं और, बाकी 4 तो गेट के तरफ देख रहे होते, मैं नहीं निकल पाता। शुक्र है एक ही बंदा रखा, उसकी नजर कहीं और मैं दफ्तर पहुंचा। क्या बाकी मुल्क में जिन लोगों ने शख्सी राज के खिलाफ मुहिम चलाई हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो, उनको आज भी श्रद्धांजलि पेश की जाती है, खराज अकीदत पेश की जाती है, पार्लियामेंट में याद किया जाता है। लेकिन यहां पे जिन लोगों ने उसी तरह का मुहिम चलाया, उनको जलील करने की कोशिश की जाती है। 13 जुलाई हमारा कौमी दिन था, बाज़ाब्ता वहां स्टेट फंक्शन होता था, वो रद्द किया। छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी भी कैंसिल की। चलिए, हुकूमत का अपना हक होता है, वो करें ना करें। लेकिन हम जैसे लोग जो वहां जाके कम से कम खिराज अकीदत पेश करते, हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के हमारे जो हुक्मरान हैं, वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। हकीकत यह है कि 31 में जो लोग कुर्बान हुए वो मुसलमान थे और मुहिम चला रहे थे गैर मुसलमान के खिलाफ। यही सच्चाई है और इसलिए इन लोगों को यह हजम नहीं होता। हकीकत यह है कि अगर 31 में शख्सी राज करने वाला मुसलमान होता और शहादत देने वाले गैर मुसलमान होते, आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके तस्वीरों पे फूल चढ़ा रहे होते हैं। है ये हकीकत या नहीं? ये सच्चाई है। तो उनको असूलों से कोई लेना देना नहीं, उनको सोच से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि यह लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ, उस निजाम के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मजहब के तराजू में तोलते हैं। और क्योंकि वहां शहीदों के मजार पर मुसलमानों के कब्र हैं, इसलिए वहां पे हमें फूल चढ़ाने की या फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। कितने अफसोस की बात।
वहीं सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने की इजाजत नहीं दी जा सकती, इसलिए प्रशासन ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर वरिष्ठ बीजेपी नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने ये बात कही है। सर, उमर अब्दुल्ला ने आज ये कहा कि उनको 13 जुलाई 1931 में जो लोग मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, उनके मुताबिक उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए उन्हें जाना था, लेकिन उन्हें रोका गया। उनकी जो पार्टी के ऑफिस में जो फंक्शन होना था उसको भी रोक दिया गया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि डेमोक्रेसी की बातें की जा रही हैं, लेकिन आज उन्हें जाने से क्यों रोका गया? फिर देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा, डेमोक्रेसी का ये अर्थ नहीं है कि आप देश विरोधियों के हक में आज भारत की आजादी के बाद उन लोगों को जो उस वक्त राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे उनको आप शहीद मानोगे। ऐसा नहीं हो सकता। इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, उनको याद किया जा सकता है। लेकिन जो प्रशासन के खिलाफ, उस वक्त के राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे, उनको शहीद का दर्जा देना ही गलत है। मुझे लगता है इस मानसिकता को कहीं ना कहीं से मन से निकालना होगा और इसी कारण से जो हमारे राज्य प्रशासन ने इस दिन पर जो छुट्टी हुआ करती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सरकार ने उनको दे रखी थी, उसको खत्म किया है। उनका ये भी कहना था कि जो उस दिन मारे गए, अगर वो हिंदू होते तो शायद एलजी पहले वहां पहुंच गए होते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो धर्म के नाम पर राजनीति तो नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें रोका गया है तो उसे ऐसा ही लगता है कि यहां पर धर्म के नाम पर ही राजनीति होती है। देखिए, माननीय उपराज्यपाल जो देश विरोधी तत्व है उनके यहां पर क्यों जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, फिरका परस्ती का नमूना खुल करके सामने आ रहा है। तो भारत में अगर ये रहते हैं तो भारत के जो महापुरुष हैं, देशभक्त हैं, शहीद हैं, उनकी बात करनी चाहिए, ना कि देश के विरुद्ध जिन लोगों ने आवाज उठाई। इसी मानसिकता ने कश्मीर में जो राष्ट्र विरोधी तत्व पैदा किए, वहां पर माहौल खराब किया, इसमें इन्हीं पार्टियों की एक बहुत बड़ी देन है। आज जब शांति स्थापना वहां पर की गई है तो इस प्रकार की कोशिशें मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। इस पर टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें की जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके। उन्होंने ये कहा कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात आती है, यहाँ डेमोक्रेसी को दोबारा बहाल करने में कोई कदम उठाया नहीं जाता, इलेक्शंस नहीं किए जाते। बीजेपी डरी हुई है इलेक्शन कराने से, और जब अगर इलेक्शन होंगे तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी 10वें नंबर पर आएगी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, उन्होंने करके दिखाया और पूरा विश्व इसको मानता है। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये प्रेरोगेटिव है, वही इलेक्शन करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं डरी हुई नहीं है। डर तो इनको लगता है जो बाकी पार्टियों को भी साथ मिला करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करते हैं, जिसको गुपकार कहा जाता है। तो इनको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कौन डरा हुआ है, कौन आगे बढ़ा हुआ है। और आगे हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ।
12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं, अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। बेड़ा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम को अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक यादविंद्र गोमा भी मौजूद थे। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने गृह क्षेत्र में बारिश का पानी घरों, दुकानों में घुसने और बारिश से नुकसान की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम शिमला से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने लद्दाख दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सीमावर्ती गांव के लोगों के साथ बातचीत की। 5वीं आरआर और 37वीं आईटीबीपी बटालियन से अनुराग ठाकुर ने मुलाकात की। पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। Union Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports अनुराग सिंह ठाकुर यूटी लद्दाख के जो ईस्टर्न लद्दाख के जो तीन दौरा की विज़िट पे आए हैं, तो इस विषय में हम बात करते हैं। सर, जो आपने विज़िट किया ईस्टर्न लद्दाख के, उसके बारे में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत लेह डिस्ट्रिक्ट में कोजाक में जाने का अवसर भी मिला और वहाँ पर वहाँ के स्थानीय निवासियों से और बॉर्डर पर जाकर भी आखिरी विलेज पर वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने का अवसर मिला। 5वीं राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन और हमारे 37वीं बटालियन आईटीबीपी, इनके जवानों से मिलने का अवसर मिला और किस तरह से मुस्तैदी के साथ हमारे जवान देश की सीमा पर अपनी ड्यूटी देते हैं, देश को सुरक्षित रखते हैं। और जो जोश उनमें देखने को मिला, ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना मजबूत है। और साथ ही साथ वहाँ पर बॉर्डर पर जो हमारे स्थानीय निवासी हैं, उनका भी बहुत सहयोग सेना को भी मिलता है। और जिस तरह से वो अपने स्थानीय कामकाज में टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दे रहे हैं, पशुओं को भी पाल रहे हैं, भेड़ हो, बकरी हो, पश्मीना से लेके बाकी सब करना। और जैसे जैसे यहाँ पर देखा गया कि सरकार की योजनाओं को भी तेज़ी के साथ लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें तेज़ी से बन रही। आईटीबीपी ने सड़क बॉर्डर तक बनाई है और तेज़ी के साथ बनाई। उसके आगे का काम थोड़ा पेंडिंग है, वो भी इस साल बनकर पूरा होगा। और यही नहीं, कोरजक में भी जो सड़क का बाकी काम रहता है वो भी जल्द पूरा किया जाएगा। इसी तरह से जो हमारे नोमैडिक्स हैं, उनके लिए भी जो घर बनाकर दिए जा रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, ताकि उनके लिए सुविधाएं हो सके। जल जीवन मिशन में प्रयास किया जा रहा है कि 100% घरों तक पानी इस साल के अंत तक दे दिया जाए। और रेजिडेंशियल स्कूल भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके बाकी अब तो 3 ऐसे स्कूल जो अब 740 एकलव्य स्कूल पूरे देश भर में मंजूर किए गए, उनमें से 3 स्कूल हमारे यहाँ पर भी मंजूर हुए हैं। तो सर, ये लोगों की क्या क्या ग्रीवेंसेस थे जब आपने इंटरेक्शन किया सर लोगों के साथ? लोगों की स्थानीय कुछ समस्याएं थी और उनके अपनी मांगों को लेकर आज हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसकी चर्चा भी की है कि जो पेंडिंग कनेक्शन है जल जीवन मिशन के, उनको भी पूरा किया जाए। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क का निर्माण कार्य बाकी रहता है, उसको भी पूरा किया जाए। और जो इलेक्ट्रिसिटी पहले कभी नहीं थी, अब उसकी तारें भी डालने का काम शुरू किया जा रहा है, बिजली भी जल्द दी जाएगी। एक के बाद अनेक ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार केंद्र से लगातार सहयोग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कर रही है। बजट भी बढ़ाया है और आगे भी और अच्छा होगा। तो लास्टली सर, केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह की मदद मिल सकती है जो रिसेंटली हिमाचल में फ्लश फ्लड आया? जैसे हमने 378 मोबाइल टावर्स मंजूर किए हैं, तो इससे हमारी जो मोबाइल के सिग्नल्स की प्रॉब्लम आती है वो दूर होगी। इसके अलावा हमने जो फ्री डिश लोगों को देने के लिए मैंने कहा कि वो भी देंगे और जहाँ पे हमारा रेडियो का सिग्नल वीक है वहाँ पर उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का कार्य किया जाएगा। खेलों की भी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पर और बढ़ाएंगे। सर, जो केंद्र सरकार की तरफ से क्या मदद मिल सकती है जो रिसेंटली हिमाचल में फ्लैश फ्लड आया? सर, नहीं, हिमाचल के लिए फ्लैश फ्लड्स और बाकी जगह के लिए भी
केंद्र की सरकार ने पैसा मंजूर कर दिया है और रिलीज भी कर दिया है एनडीआरएफ के अंतर्गत और इसका डिजास्टर रिलीफ के अंतर्गत, और ये लगभग 8,000 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है, जिससे देश भर के राज्यों को इससे बल मिलेगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स, जो हमारे साथ बातचीत करते हुए 3 रोज़ा जो ईस्टर्न लद्दाख के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत ये विजिट किया था, उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करते हुए बता रहे थे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं चिकनेट न्यूज़ लद्दाख के लिए से। आगे बढ़ेंगे। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। एनआईए ने अवंतीपोरा के पदगामपुरा में 2 लोगों से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया है। दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। एनआईए ने आज पुलवामा जिले और शोपियान जिले में छापेमारी की। पुलवामा जिले में एनआईए का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। शोपियान में भी एनआईए ने 3 जगहों पर छापेमारी की है। अमरनाथ यात्रा का 11वां जत्था आज जम्मू के यात्री निवास से रवाना हुआ। जत्थे में 9,231 तीर्थयात्री शामिल हैं। तीर्थयात्री 306 वाहनों में सवार होकर कश्मीर रवाना हुए। बालटाल मार्ग से 3,206 तीर्थयात्री रवाना हुए, जबकि पहलगाम से 6,035 यात्री रवाना हुए। अभी मैं यात्री निवास भवन जम्मू में हूं और मेरे पीछे आप ये तांता जो है भक्तों का देख सकते हैं। ये देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पे पहुंचे हैं। अमरनाथ की यात्रा में हिस्सा लेने के लिए ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं चाहे घंटों तक इनको वेट करना पड़े इन लंबी लाइनों में, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है और मनोबल पक्का है कि किसी भी हाल में दर्शन करने जाना है भोलेनाथ के। और ये देश के विभिन्न विभिन्न कोनों से, गाँव से, शहरों से यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो संख्या है जो यात्रियों की वो पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ी है। यानी कि अगर पहले दिन 3100 के लगभग यात्री यहां से पहले जत्थे में गए थे, तो आज 11वें जत्थे में लगभग 9,000 से ज्यादा जो यात्री हैं वो इस जत्थे में आज सुबह गए हैं और ये संख्या आगे बढ़ रही है। इससे आप देख सकते हैं कि जो देश में जो श्रद्धालुओं में मनोबल है वो बढ़ा हुआ है और यात्री चाहते हैं वो किसी भी हाल में किसी भी तरह वहां भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद ही लौटें। और हमने देखा जब 3 दिन यात्रा बाधित थी उसके बावजूद कोई भी श्रद्धालु यहां से टस से मस नहीं हुआ, यहीं पे मौजूद थे। और जब रास्ता खोला गया तो वो लोगों ने दर्शन किए, उसके बाद ही वापस लौटे। आप मनोबल पक्का करके आए हैं? जरूर, भगवान के भोलेनाथ के दर्शन करके जाएंगे हम। भले 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, रास्ते में रात रुकना पड़े, हम दर्शन करके लौटेंगे। चाहे कितनी कठिन यात्रा हो, हम यात्रा करेंगे, जरूर करेंगे। भोलेनाथ का बुलावा आ गया। भोलेनाथ का बुलावा आ गया तो चाहे कुछ भी हो जाए दर्शन करके जाएंगे। भोलेनाथ के बुलावा आ गया, दर्शन करके जाएंगे। बहुत कठिन, राजस्थान से, भीलवाड़ा से, राजस्थान से, राजस्थान से लेकर है कि भोलेनाथ के दर्शन नहीं करके जाएंगे, भजन नहीं गाएंगे। तो आप देखें मनोबल इनका। आपने तो बहुत ही बोझा ढोया लेकिन मनोबल नहीं टूटा आपका। आप लाइन में लगी लेकिन फिर भी दर्शन करने दर्शन कर ही जाओ वहाँ पे। ठीक, यही जो दृश्य हैं ये बाकी श्रद्धालुओं में जोश पैदा करते हैं कि जब ये देखिए कि चाहे वो किसी भी एज की महिलाएं हों, बुजुर्ग महिलाएं भी हमने देखी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनका मनोबल पक्का है, वो जाना है, दर्शन करना है। बुलावा आ गया भोलेनाथ। हम महाराष्ट्र हाँ महाराष्ट्र अमरनाथ के दर्शन हो गए हमारे। हम अमरनाथ के दर्शन करके आए। भोलेनाथ ने हमें दर्शन दे दीजिए, एवढी हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मनोकामना जो है वो पूरी होगी। आप दृश्य देखें, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको जो श्रद्धालुओं का तांता जम्मू में लगा हुआ दिखाई देगा। यही दिखाता है कितना जोश वलवला देश के कोने कोने से आए इन श्रद्धालुओं में है। और यही है भोलेनाथ के भक्त जो कभी भी हार नहीं मानते और इनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दर्शन किए बिना वापस नहीं जाएंगे, चाहे 3, 4, 5, 6 दिन का भी इनको वेट करना पड़े। और इनको उम्मीद है कि भोलेनाथ की कृपा से सब श्रद्धालु जो हैं वो सेफली दर्शन भी करेंगे और वापस अपने घरों तक पहुंच पाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी।